प्रिय विद्यार्थियों, मैं अंकित कुमार आपका स्वागत करता हूं जेएचपी कोचिंग में। जैसा कि आपको पता है कि मैं प्रिय विद्यार्थियों राजीव अनसॉल्व्ड पेपर रसायन विज्ञान कक्षा 12 का हल करा रहा हूं, जिसमें मैंने स्टूडेंट सेट नंबर 3 जब शुरू किया है तो मैंने क्वेश्चन जो है प्रिय विद्यार्थियों यहाँ तक करा चुका था। 5 का घा तक क्वेश्चन करा दिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे 5 का घा तक। तो चलते हैं प्रिय विद्यार्थियों बिना ही देरी किए अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, हमारा क्वेश्चन 5 का घ कह रहा है कि उपसह संयोजन यौगिकों में क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, जिसे कहते हैं CFT, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, को समझाइए तथा इसकी सीमाओं को लिखिए। यह हमसे प्रिय विद्यार्थियों क्वेश्चन कह रहा है। तो हम चलते हैं क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की तरफ। तो देखिए, आपको उत्तर डाल लेना है। सबसे पहला इसमें पॉइंट लिखना है प्रिय विद्यार्थियों कि जब केंद्रीय धातु परमाणु लिगैंडों के संपर्क में आता है, जब केंद्रीय धातु परमाणु लिगैंडों के संपर्क में आता है तो केंद्रीय धातु परमाणु के समान केंद्रीय धातु परमाणु के समान ऊर्जा वाले डी कक्षक, या कह सकते हैं या समभ्रंश कक्षक असमान ऊर्जा वाले दो प्रकार के कक्षकों में क्या हो जाते हैं, विपाटित हो जाते हैं। यह जो है प्रिय विद्यार्थियों पॉइंट हम आगे चल के समझेंगे, बहुत ही बेदवट। ठीक है, तो इसमें अभी आपको क्या जानना है, जो हमारे सेंट्रल मेटल एटम जो होते हैं, ठीक है, ये हमारे पास क्या केंद्रीय धातु परमाणु, ये हमारे पास जो होता है जब लिगैंड के संपर्क में आते हैं। आपको लिगैंड पहले ही बता चुके हूँ कि लिगैंड क्या होते हैं। ठीक है, तो लिगैंडों के संपर्क में जब आता है तो क्या होता है स्टूडेंट, जो केंद्रीय धातु परमाणु है इसके समान ऊर्जा डी कक्षक जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, असमान ऊर्जा वाले दो कक्षकों में क्या हो जाते हैं, विपाटित हो जाते हैं, यानी विभाजित हो जाते हैं, बट जाते हैं, जिसे हम कहते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा पॉइंट है हमारा कि डी कक्षकों का यह विपाटन, यह विभाजन संकुलों की ज्यामिति पर निर्भर करता है। किस पर, ज्योमेट्री, ज्यामिति पर निर्भर करता है। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, ये हमारा दूसरा पॉइंट था। ठीक है, तीसरा पॉइंट है हमारे पास डी कक्षकों का विपाटन जिन दो समूहों में होता है। अभी हमने यहाँ पर पढ़ा ना कि जो हमारा केंद्रीय धातु परमाणु जब लिगेंड के संपर्क में आता है तो दो असमान ऊर्जा वाले कक्षकों में क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। तो वही लिखा है कि डी कक्षकों का विपाटन जो है, जब विभाजन होता है तो जिन दो समूहों में होता है, जिन दो समूहों में होता है उन्हें क्या कहते हैं, T2G व EG कक्षक कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत पूछा जाता है T2G व EG कक्षक किन्हें कहते हैं। ठीक है, इनके बीच का ऊर्जा अंतर 10dq या डेल्टा होता है। DQ 10dq, DQ क्या स्टूडेंट, डिफरेंशियल ऑफ क्वांटा, इसे क्या कहते हैं, डिफरेंशियल ऑफ क्वांटा कहते हैं। 10dq या डेल्टा होता है। ठीक है स्टूडेंट, किनका, जो हमारे क्या है, जो हमारे कक्षक बने हैं, जिन दो समूहों में विभाजित हुआ है, डी कक्षकों का जब विपाटन हुआ है जिन दो समूहों में, जो हमारे कौन थे, T2G और EG कक्षक थे, इनके बीच का जो ऊर्जा अंतर होता है कितना होता है, 10dq या डेल्टा होता है। ध्यान दीजिएगा, इस ऊर्जा अंतर को क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहते हैं। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, ये हमारा है तीसरा पॉइंट। और चौथा पॉइंट हमें जानना है, डी कक्षकों का विपाटन निम्न दो प्रकार से होता है। किन प्रकार से, दो प्रकार से होता है। यहाँ पर लिखा क्या है कि डी कक्षकों का विपाटन निम्न प्रकार से होता है, या लिख सकते हैं दो प्रकार से होता है। हम देखते हैं कौन कौन से इसके प्रकार हैं। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, पहला हमारे पास प्रकार है डी कक्षकों को जब विपाटन हुआ था, इसमें हम निम्न प्रकार से होता है लिखा है ना। तो पहला है हमारे पास अष्टफलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। पहला प्रकार कौन सा है,
अष्टफलकी संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। इसमें क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों, जो हमारा डी कक्षक होते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 और 5 कमरे कितने होते हैं, 5 कक्षक होते हैं डी में, ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ पर क्या होता है, ऊर्जा जो है क्या होती है, बढ़ती है ऊपर की तरफ, ध्यान दीजिएगा। समान ऊर्जा वाले डी कक्षक है, ये कैसे हैं, इनकी जो ऊर्जाएं हैं कक्षकों कैसी है, समान है। यानी कि मतलब इनकी जो कक्षक है डी कक्षक है, इनकी ऊर्जा कैसी होती है, समान होती है। ध्यान दीजिएगा, जब इनका विपाटन होता है, जब इनका विभाजन होता है, तो आपको पता है यहाँ पर कितने कक्षक है, 5। या तो ये कैसे टूट सकता है, या तो 2 में टूट सकता है, या तो 3 में, ठीक है ना। तो एक तो हमारे पास बट जाएगा 2 डिब्बों में, यानी 2 कक्षक बन जाएंगे। इसे कहते हैं ईजी कक्षक। जो हमारे 2 कक्षक बन जाते हैं इसे ईजी कक्षक कहते हैं। जिसमें 3 बन जाते हैं डिब्बे हमारे, यानी 3 कक्षक बन जाते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, 3 कक्षकों को T2G कक्षक कहते हैं। ध्यान दीजिए, क्या कहते हैं, T2G कक्षक कहते हैं इन्हें, 3 कक्षकों को। और इसे क्या कहते हैं, 2 कक्षकों को ईजी कक्षक कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। और ये हमारे कैसे कक्षक हैं, क्या दोनों की एनर्जी समान है, बिल्कुल ही नहीं, इसकी अलग होगी, इसकी अलग होगी, क्योंकि इसमें 2 कक्षक हैं, इसमें 3 कक्षक हैं। जब इसका विभाजन हुआ, जब इसका विपाटन हुआ, इसका समान ऊर्जा वाले जो डी कक्षक हैं इनका क्या हुआ, विपाटन हुआ है। तो एक तो हमारे पास 2 हमारे बने हैं क्या, कक्षक बने हैं, जिसे हम ईजी कक्षक कहते हैं। और एक हमारे पास क्या है, T2G, जिसमें 3 कक्षक हैं। और ये दोनों ही कक्षक कैसे, असमान ऊर्जा वाले डी कक्षक हैं। ये कक्षक कैसे हैं, असमान ऊर्जा वाले, दोनों की अलग अलग ऊर्जा हैं। और ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, जिस पर लिगेंड का प्रतिकर्षण ज्यादा होता है वो ऊपर की तरफ जाते हैं। जिस पर लिगेंडों का प्रतिकर्षण ज्यादा होता है, जिन कक्षकों पर, वो ऊपर की तरफ होते हैं। और जिन पर प्रतिकर्षण कम होता है वो कक्षक नीचे की तरफ होते हैं। ध्यान दीजिए, किसमें, अष्टफलकीय संकुलों में, ठीक है। और ये सभी में नहीं कि ऐसा समझ लो कि ये जो है हमारा ईजी कक्षक ऊपर ही रहेगा और ये हमारा जो है T2G कक्षक नीचे ही रहेगा, नहीं, ये ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जब अगला टाइप देखेंगे उसमें आपको और ही समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर क्या है प्रिय विद्यार्थियों, जो हमारे पास इसका जो ऊर्जा अंतर है यहाँ से देखा जाएगा तो कितना होता है, 10 यानी 6 DQ होता है। कितना होता है, इसका जो अंतर देखेंगे इस आधे का, इसके और इसके बीच का, तो कितना होता है, 6 DQ। और यहाँ पर जब आधे की इसका देखेंगे तो कितना होता है, इसका और इसके बीच का अंतर 4 DQ। और टोटल पूरा मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 DQ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अभी मैंने बताया था कि जो हमारे पास जो कक्षक बनते हैं ईजी और T2G, इनके जो बीच का अंतर है, ऊर्जा अंतर कितना होता है, 10 DQ। जब आप टोटल इनको मिला देंगे तो 10 ही तो बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ठीक है ना, आप लिख सकते हैं 6 DQ और 4 DQ, इसके अंतर आधा आधा, ठीक है। इसका अलग होता है अंतर और इसका अलग होता है ऊर्जा का। अगर टोटल आप मिला देंगे तो 10 DQ बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रकार। तो देखिए प्रिय विद्यार्थी, दूसरा प्रकार है हमारा बी नंबर, चतुष्फलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। उसमें क्या था प्रिय विद्यार्थियों, अष्टफलकीय था। इसमें क्या है प्रिय विद्यार्थियों, चतुष्फलकीय, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो हमारे पास समान डी कक्षक वाले ऊर्जा कक्षक होते हैं, जो समान ऊर्जा के डी कक्षक जो होते हैं हमारे, इसमें क्या होता है, चतुष्फलकीय में जब इनका विपाटन होता है, विभाजन होता है, तो चतुष्फलकीय में क्या होता है, जो T2G कक्षक होते हैं ना वो ऊपर की तरफ होते हैं और जो हमारे ईजी कक्षक होते हैं वो नीचे की तरफ होते हैं। ध्यान दीजिए, किसमें, चतुष्फलकीय में। और अष्टफलकीय में ये नीचे की तरफ और ये ऊपर की तरफ होते हैं, ठीक है। और मैं बता दूं प्रिय विद्यार्थियों, पिछला जो मैंने अभी बताया है अष्टफलकीय में, उसमें मैंने आपको इन कक्षकों के नाम नहीं बताया है। तो यहाँ से आप जान जाइएगा प्रिय विद्यार्थियों, जो हमारे T2G कक्षक होते हैं, ये कितने कक्षक होते हैं, 3 कक्षक होते हैं ना। तो पहले क्या नाम होता है, DXY कक्षक, दूसरे का DYZ कक्षक और तीसरे का DZX कक्षक नाम होता है। ध्यान दीजिए, ये आपको लिखना भी पड़ेगा, ठीक है। और जो हमारे ईजी कक्षक होते हैं, पहले का नाम होता है DX² - Y² कक्षक है ये। और ये कौन सा है, दूसरा वाला DZ², ये कक्षक है। तो ईजी कक्षक के कितने होते हैं, 2 कक्षक होते हैं। पहला हमारे पास DX² - Y², दूसरा DZ²। ये दोनों कैसे हैं, असमान ऊर्जा वाले डी कक्षक हैं। यहाँ पर क्या है प्रिय विद्यार्थी, चतुष्फलकीय में क्या है, जो हमारे T2G कक्षक हैं इन पर लिगेंडों का प्रतिकर्षण
ज़्यादा है इसीलिए ऊपर की तरफ गए हैं। इस पर प्रतिकर्षण क्या है, कम है, रिपल्सन जिसे कहते हैं। ये इसी प्रकार से ये नीचे की तरफ आ गए हैं। जिस पर प्रतिकर्षण ज़्यादा होता है लिगेंडों का वो ऊपर की तरफ जाते हैं, जिसका प्रतिकर्षण कम होता है जिस पर वो नीचे की तरफ आते हैं। ये हमारे क्या थे प्रिय विद्यार्थियों, ये प्रकार थे, ठीक है ना। डी कक्षकों को जो विपाटन जो था ये निम्न प्रकार से होता था। दो प्रकार से मैंने अभी बता दिया है। पहला क्या था, अष्टफलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, और दूसरा हमारे पास क्या है, चतुष्फलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। ठीक है, ये हमारे हो चुके हैं। इसके बाद हमें कह रहा था सीमाएं, कि क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की जो सीमाएं हैं वो भी लिखिए। तो CFT की सीमाएं, तो पहली सीमा हमारे पास क्या है, यह धातु के केवल डी कक्षकों के विपाटन की बात करता है। अभी हमने जाना जो हमारा धातु है, जो डी कक्षक है ना, उसके विपाटन की ही तो बात कर रहा है जो ये जो सिद्धांत, इसका विपाटन की बात कर रहा है, यानी विभाजित जब हो रहा है तो वही तो हम लिखेंगे सिद्धांत। यानी जो सीमाएं हैं वही यहाँ पर भी लिखेंगे। जैसे जैसे हमने समझा है वैसे वैसे इसकी सीमाएं लिखना है। क्या लिखना है, यह धातु के केवल डी कक्षकों के विपाटन की बात करता है, ठीक है ना। जो डी कक्षकों का विपाटन ही तो हुआ है दो, यानी EG और TTG कक्षकों में। और दूसरा हमारे पास क्या, लिगेंड्स के विपाटन की व्याख्या नहीं करता है। यहाँ पर क्या लिगेंडों का विपाटन हुआ है, नहीं। किसका हुआ है, जो हमारा धातु है केंद्रीय धातु परमाणु जो डी कक्षक है उनका विपाटन हुआ है, लिगेंडों का नहीं हुआ है। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, अगर लिगेंडों का होता तो हम यहाँ पर लिगेंड के बारे में बात समझते, ठीक है ना, बात करते हैं। मगर यहाँ पर केवल धातु का हुआ है ना, यानी केंद्रीय धातु परमाणु है जो, यहाँ पर लिगेंडों का विपाटन नहीं हुआ है, तो इसीलिए व्याख्या नहीं करता, यहाँ पर लिख दिया गया। ठीक है, सीमाएं बहुत ही सरल है। तीसरा हमारे पास क्या है, लिगेंड को महत्व नहीं देता है। अगर इसकी बात ही नहीं हो रही है लिगेंड की तो महत्व क्यों देगा इसको, ठीक है ना। ये हमारी 3 सीमाएं हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर। आपको ऐसे ही आपको याद कर लेना है प्रिय विद्यार्थियों, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए प्रिय विद्यार्थी, 6 का ख क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए। नंबर 1 था हमारे पास कोल्बे अभिक्रिया, कौन सी थी, कोल्बे अभिक्रिया। तो उत्तर डाल लेना है। इसमें क्या लिखना है कोल्बे अभिक्रिया में, कि जब हमारा फिनाल NaOH के साथ क्रिया करता है तो क्या बनता है, सोडियम फिनाक्साइड आयन। क्या बनता है प्रिय विद्यार्थियों, जब हमारा फिनाल जो है, या फिनाल का सूत्र है, NaOH के साथ क्रिया करता है कास्टिक सोडा के साथ, तो क्या बनता है प्रिय विद्यार्थी, प्लस निकलेगा हमारा, और OH माइनस को पकड़ कर क्या बना देगा, पानी बना देगा। और इसी H+ के स्थान पर हमारा क्या चला जाएगा, Na चला जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड। क्या हो जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड, ध्यान दीजिएगा। फिर क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों, इसके बाद सोडियम फिनॉक्साइड आयन को नंबर 1 हमारे पास है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और इसके बाद हमारे पास दूसरे नंबर में है H+, यानी मतलब अम्ल की उपस्थिति में। जब हम इसकी क्रिया इसके साथ कराते हैं, पहले कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो यहाँ पर हमारा क्या बना करता है, COOH लग जाता है। यहाँ पर क्या लग जाता है, COOH बन जाता है। फिर दोबारा H+ देते हैं तो ये Na हमारा निकल जाता है प्रिय विद्यार्थियों, Na हमारा निकल जाएगा, H+ उसी के स्थान पर चला जाता है। तो क्या बन जाता है हमारा, सैलिसिलिक एसिड। क्या बन जाता है, सैलिसिलिक एसिड बन जाता है। ये हमारा क्या है प्रिय विद्यार्थियों, कोल्बे अभिक्रिया का समीकरण कह रहा था। तो ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, समीकरण है। ठीक है, अब इसके बाद देखना है, दूसरी हमारी पास है राइमर टीमन अभिक्रिया। कौन सी दूसरी, राइमर टीमन अभिक्रिया। इसमें उत्तर डालना है। इसमें लिखना है कि जब फिनाल क्लोरोफार्म तथा कास्टिक सोडा के साथ क्रिया करता है तो क्या बनता है, सैलिसिल्डिहाइड। क्या बनता है प्रिय विद्यार्थियों, सैलिसिल्डिहाइड बनता है, ध्यान दीजिएगा। और इसके बाद क्या निकलता है, NaCl और H2O भी निकलता है। ये हमें बहुत ही अच्छी तरह से याद रखना पड़ेगा कि जब फिनाल क्लोरोफार्म और NaOH के साथ क्रिया करता है तो हमारा सैलिसिल्डिहाइड और NaCl और H2O बनते हैं। यही हमारी कौन सी अभिक्रिया है, राइमर टीमन अभिक्रिया है प्रिय विद्यार्थियों। यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको दिख रहा है कितने क्लोरीन हैं, 3 क्लोरीन है, तो 3 आपको Na लेना पड़ेगा, तो 3 NaCl हमारे बाहर हो जाएंगे। इसके बाद 3 OH हमारे हो जाएंगे, कितने OH हो जाएंगे, 3 OH हो जाएंगे प्रिय विद्यार्थियों। अगर 3 OH हैं तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, 3 OH हमारे हो जाएंगे। और एक हमारे पास यहाँ पर CH है ना, यहाँ से जब हमारा CH यहाँ पर जब अटैक करेगा, यहाँ पर जब जाएगा तो यहाँ से एक H+ निकलेगा। वो जो H+ निकलेगा और एक हाइड्रोजन, यहाँ से कितने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन यहाँ पर भी हैं, है ना,
3 हाइड्रोजन यहाँ पर भी हैं, तो यहाँ पर क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों, 3 हाइड्रोजन ये हो जाएंगे और 1 हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा। टोटल 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे हमारे। और चारों हाइड्रोजन अगर हैं तो कितने ऑक्सीजन चाहिए उनको, 2 ऑक्सीजन चाहिए। तो 2 ऑक्सीजन यहाँ से मिल जाएंगे क्योंकि 3 ऑक्सीजन है। 3 हाइड्रोजन ये हैं, 1 हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा। जब हमारा CHO जाएगा जब यहाँ, तो कितने, 1 हाइड्रोजन निकलेगा ही निकलेगा, क्योंकि आर्थो में जाया करता है, आर्थो और पैरा में ही बना करता है हमारा प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों कि 3 हाइड्रोजन यहाँ से हो जाएंगे और 1 हाइड्रोजन यहाँ से निकले। टोटल 4 हाइड्रोजन हमारे हो जाएंगे। और 4 हाइड्रोजन को क्या होता है, 2 ऑक्सीजन चाहिए। अगर 6 हाइड्रोजन है तो उन्हें 3 ऑक्सीजन चाहिए पानी बनाने के लिए। तो यहाँ पर कितने, 2 दूनी 4 और 2 ऑक्सीजन यानी 2H2 हमारा बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 ऑक्सीजन फिर भी अभी बाकी है और CH हमारा बाकी है। CH और O हमारा क्या बना देगा, CHO, जिसका नाम क्या हो जाएगा, सैल्सिल्डिहाइड। इसके बाद हम देखते हैं अगली अभिक्रिया। देखिए प्रिय विद्यार्थी, तीसरी अभिक्रिया है हमारी फिनाल का ऑक्सीकरण। क्या, फिनाल का ऑक्सीकरण है, तो उत्तर डाल लेना है। इसमें क्या करना, जब फिनाल को O2 के साथ, ये क्या है, ऑक्सीजन है, O2 है, और Na2Cr2O7 बटे H2SO4 की उपस्थिति में करते हैं तो क्या बनता है हमारा, बेंजोक्विनोन। क्या बनता है प्रिय विद्यार्थियों, बेंजोक्विनोन बनता है। इसमें क्या होता है, ये हमारा जो H है ना, यहाँ से जो हमारे पास हाइड्रोजन है, एक H+ यहाँ से निकलेगा और एक H+ यहाँ से निकलेगा और एक ऑक्सीजन को पकड़ करके क्या बना देंगे, पानी बना देंगे। यानी कि मतलब यहाँ से एक H+ निकलेगा और एक H+ यहाँ से निकलेगा और एक ऑक्सीजन पकड़ के क्या बना देंगे प्रिय विद्यार्थियों, पानी बना देंगे। ध्यान दीजिए, क्या बना देंगे, पानी बना देंगे। यहाँ से निकल जाएगा ना, जल निकल जाएगा और एक ऑक्सीजन बचेगा। जहाँ से हमारा हाइड्रोजन निकला है वहीं ऑक्सीजन फिट हो जाएगा जा करके। देखिए, लेकिन ध्यान रहे प्रिय विद्यार्थियों, एक हाइड्रोजन निकला है, ये बॉन्ड जो है ऐसे लग जाता है। कैसे, ऐसे बॉन्ड लगेगा, ध्यान रखिएगा। इसे ही बेंजोक्विनोन कहते हैं, क्योंकि बॉन्ड हमारा थोड़ा डिसबैलेंस हो जाएगा। ऐसे पहले था ना, अब ऐसे बॉन्ड नहीं लगे, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन जा चुका है, इसीलिए क्या होगा, बॉन्ड ऐसे बनेगा। ध्यान दीजिएगा, इसे ही बेंजोक्विनोन कहते हैं। इसके बाद हमारी चौथी अभिक्रिया है विलियमसन संश्लेषण। क्या है, विलियमसन संश्लेषण। उत्तर डाल लेना। इसमें लिखना है, जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ करते हैं तो ईथर बनता है। यही हमारी अभिक्रिया क्या होती है, विलियमसन संश्लेषण। हमने एक एल्किल क्लोराइड लिया है जिसका नाम है मेथिल क्लोराइड। एल्किल क्लोराइड, एल्किल की जगह हमारा CH3 है, क्लोराइड ये हमारा क्या है, तो हमारा नाम क्या है इसका, मेथिल क्लोराइड। सोडियम एल्कोक्साइड, तो एल्कोक्साइड की जगह हमने क्या लिया, CH3O, और ये क्या है, सोडियम, इसका नाम है सोडियम मेथॉक्साइड। क्या नाम है, सोडियम मेथॉक्साइड। यहाँ से क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों, जो Cl- है और Na+ है, तो प्लस माइनस वाला हमारा क्या बन जाएगा, NaCl, और CH3+ के था और CH3O- का था, तो प्लस वाला माइनस वाले के पास जाएगा तो CH3O CH3 बन जाएगा, जिसका क्या नाम है प्रिय विद्यार्थियों, डाई मेथिल ईथर। क्या बनेगा, डाई मेथिल ईथर। ईथर बनाने की विधि है कौन सी अभिक्रिया, विलियमसन संश्लेषण। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, पांचवी अभिक्रिया थी हमारी मेथेनॉल का औद्योगिक निर्माण। क्या था, मेथेनॉल का औद्योगिक निर्माण। इसमें क्या करना है, आपको उत्तर डालना है, लिखना है प्रिय विद्यार्थियों, जब भाप अंगार गैस को हाइड्रोजन के साथ ZnO + CuO + Cr2O3 और टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 300 से 450 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए, और दाब कितना होना चाहिए, 200 से 300 के बीच में वायुमंडलीय दाब होना चाहिए। जब इसकी क्रिया इसके साथ कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, मैथिल अल्कोहल बनता है। यही हमारी थी मेथेनॉल का औद्योगिक निर्माण। क्या था, ये हमारी CO+H2O जो है, ये क्या है, भाप अंगार गैस है। इसको जो हम हाइड्रोजन गैस के साथ मिलाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, CH3OH। आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, यही इम्पोर्टेंट है, जिंक ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड, ये जो हमारे हैं। और इतना टेम्परेचर, इतना वायुमंडलीय दाब, इतना जब आप लिखेंगे तभी आपको एक नंबर मिलेगा, क्योंकि ये औद्योगिक निर्माण है ना, ठीक है ना। वैसे तो हम मेथिल अल्कोहल बहुत ही विधि से बनाना जानते हैं, लेकिन औद्योगिक निर्माण में आपको यही लिखना पड़ेगा। ये क्या है, भाप अंगार गैस। तो आपको ऐसे ही लिखकर आ जाना है प्रिय विद्यार्थियों। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्षय का, खा का, अथवा। कह रहा है पहला कि एल्कीन के अम्ल उत्प्रेरित
जल योजन का रासायनिक समीकरण एवं क्रिया विधि लिखिए। ठीक है ना, समीकरण और क्रिया विधि लिखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रिया विधि बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। यहाँ से आपको उत्तर डाल लेना है। सबसे पहले हमें जानना एल्कीन से अल्कोहल कैसे बनता है। ठीक है, तो ये हमारे पास है एल्कीन जिसका नाम है एथीन। क्या नाम है? यह है एक प्रकार का एल्कीन जिसका नाम है एथीन। CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसकी क्रिया प्रिय विद्यार्थियों H2O के साथ पानी के साथ कराएंगे। तो आपको पता है प्रिय विद्यार्थी, जो हमारा पानी है वो H और OH माइनस में टूटता है। H प्लस हमारे यहाँ जाएगा तो बन जाएगा CH3, और OH माइनस हमारे यहाँ जाएगा तो CH3 CH2 OH बन जाएगा, जिसका नाम है एथिल अल्कोहल। क्या नाम इसका? एथिल अल्कोहल। ठीक है, यहाँ से हमारा बन चुका है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी क्रिया विधि समझेंगे। क्या समझेंगे? क्रिया विधि समझेंगे प्रिय विद्यार्थियों। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, हमें समझना है क्रिया विधि। क्रिया विधि में क्या करना है, सबसे पहला चरण है हमारा फर्स्ट चरण। क्या करना है आपको, जो एथीन है हमारे पास, इसको H प्लस के साथ कराना है क्रिया। H प्लस क्या है? अम्लीय माध्यम में। क्या है प्रिय विद्यार्थियों? अम्लीय माध्यम में आपको कराना है। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा कैसा है? अम्ल उत्प्रेरित कह रहा है ना, यानी अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो हमने क्या माना था यहाँ पर H प्लस। आपको सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर? H प्लस की उपस्थिति। ठीक है ना, तो जो एथीन है H प्लस के साथ क्रिया करेगा तो हमारा यहाँ पर जाएगा क्या? यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों हाइड्रोजन जाएगा। अगर यहाँ हाइड्रोजन जा रहा है तो अपना प्लस जो चार्ज है कहाँ छोड़ जाएगा? इस CH2 इस कार्बन के पास छोड़ जाएगा हमारा। जो हमारे पास हाइड्रोजन के पास क्या था? प्लस चार्ज था। तो यहाँ से हाइड्रोजन इसके पास जाएगा तो बना देगा CH3, और जो अपना प्लस चार्ज है किसको दे देगा? इस कार्बन को दे देगा प्रिय विद्यार्थियों। तो इसका बन जाएगा CH3 बॉन्ड CH2, और इस कार्बन के पास कैसा चार्ज आ जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा, जिसका नाम हो जाएगा कार्बोधनाइन। ये कैसा है? ये कार्बोधनाइन बन गया हमारा। इसके बाद आपको क्या करना है, दूसरे चरण में क्या करना है प्रिय विद्यार्थी, जो हमारा कार्बोधनाइन बना है CH3 बॉन्ड CH2 प्लस, इसकी करना है इसके बाद H2O के साथ। किसके साथ? H2O के साथ। तो हमारा ये H2O जब यहाँ पर जाएगा तो क्या हो जाएगा? बन जाएगा हमारा CH3 CH2 बॉन्ड O और बॉन्ड H और H, क्योंकि पानी के साथ दो हाइड्रोजन होते हैं कि नहीं? ध्यान दीजिए कि जब ये हमारा यहाँ पर अटैक करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर होते हैं। क्या होते हैं? ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर होते हैं। तो जब ये यहाँ जाएगा तो प्लस चार्ज जो है ऑक्सीजन ग्रहण कर लेगा, तो ऑक्सीजन के पास कैसा चार्ज आ जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा, और इस कार्बन की बैलेंसी पूर्ण हो जाएगी। तो इससे जो है प्लस चार्ज इससे इसके ऊपर से हट जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही जब यहाँ पर ऑक्सीजन गया है तो इसके पास लॉन पेयर थे, तो इसने क्या किया था? एक बॉन्ड बना लिया है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जब बॉन्ड बनाया है, क्यों बनाया है ऑक्सीजन इसके साथ बॉन्ड? क्योंकि ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर होते हैं। तो लॉन पेयर होते हैं तो इसके साथ जब जुड़ेगा तो इसका जो प्लस चार्ज है किसके ऊपर आ जाएगा? ऑक्सीजन के पास आ जाएगा। इसका नाम हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों प्रोटॉनीकृत एल्कोहल। ये कैसा बन जाएगा? प्रोटॉनीकृत एल्कोहल बन जाएगा। इसके बाद तीसरे चरण में क्या करना है आपको? तीसरे चरण में करना है कि CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड O प्लस चार्ज और H, इसमें क्या करना है प्रिय विद्यार्थी, जो हमारे पास H प्लस आया था ना, H प्लस आया था तो उसी प्रकार निकल जाएगा। तो अपना H प्लस निकल के, ये हाइड्रोजन जब निकलेगा तो अपना चार्ज भी लेते जाएगा, क्योंकि H प्लस आया था तो जाएगा। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन H प्लस में निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2OH, और एक हाइड्रोजन H प्लस निकल गया हमारा, जिसका नाम क्या है? एथिल एल्कोहल। देख सकते हैं आप, हमने यहाँ पर एथिल एल्कोहल बनाना सीखा था, और तो वही हमारी क्रिया विधि के अनुसार भी हमने सीख लिया। ये डायरेक्ट है और ये क्या है? क्रिया विधि है। क्रिया विधि बहुत ही ज़्यादा पूछता है, तो आप इसे 2-3 बार रिवाइज करिएगा और बहुत ही अच्छी तरह से आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर फंसेगा। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों, हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 6 का खा का तो दूसरा, कि प्राथमिक तथा द्वितीयक अल्कोहल की पहचान करने हेतु रासायनिक समीकरण लिखिए।
तो लिखना है आपको कैसा भी समीकरण कि जिससे हमें प्राथमिक और द्वितीयक एल्कोहल की पहचान हो जाए, बस इतना कह रहा है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमें उत्तर डाल लेना है। ये हमारा कैसा है, प्राथमिक एल्कोहल है जिसका नाम है एथिल एल्कोहल है। कैसा प्राथमिक एल्कोहल है प्रिय विद्यार्थियों, CH3CH2OH। क्यों प्राथमिक एल्कोहल हमने कह दिया, क्योंकि यह जो OH है जिस कार्बन से जुड़ा है उसकी डिग्री 1 है। यह जो हमारा OH है जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन की डिग्री कितनी है, 1 है। क्योंकि यह जो कार्बन सिर्फ और सिर्फ इस ही कार्बन के साथ जुड़ा है, इस कार्बन के पीछे सिर्फ एक ही कार्बन है, यानी कि मतलब अगल बगल एक ही कार्बन है इसके पास। आपको कैसे देखना है डिग्री, या तो अगल बगल देखना या तो आगे पीछे, ठीक है ना। तो इस जो क्रियात्मक समूह इससे जुड़ा है कार्बन से, इस कार्बन के पीछे सिर्फ एक ही कार्बन है। अगर यहाँ भी एक कार्बन हो जाता तो 2 डिग्री, यहाँ भी एक कार्बन हो जाता तीनों दिशा में तो कितनी डिग्री, 3 डिग्री हो जाता है। तो ये कैसा एल्कोहल है, प्राथमिक एल्कोहल है, क्योंकि इसकी 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री का कार्बन है। तो ये इसका जब हम ऑक्सीकरण कराएंगे K2Cr2O से पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो क्या हो जाएगा प्रिय विद्यार्थी, जब इसका एल्कोहल का ऑक्सीकरण होता है तो एल्डिहाइड में चेंज हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। अब प्लस में हमारा क्या निकलता है, पानी निकल जाता है। इस एल्डिहाइड का नाम क्या है, एसीटैल्डिहाइड। क्या नाम है, एसीटैल्डिहाइड नाम है। यहाँ पर देख सकते हैं एल्कोहल हमारा क्या में चेंज हो गया है, एल्डिहाइड में चेंज हो गया, जिसका नाम है एसिटाल्डिहाइड। द्वितीयक एल्कोहल है हमारा CH3CH3OH। क्या कितना डिग्री का एल्कोहल है, यह 2 डिग्री का एल्कोहल है, क्योंकि यह OH जिस कार्बन से जुड़ा था उसकी डिग्री 1 थी, और यह जो OH है जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन के अगल बगल 2 एल्किल हैं, 2 कार्बन हैं, इसीलिए 2 डिग्री का एल्कोहल हो जाएगा, जिसे हम द्वितीयक एल्कोहल भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसका भी जब हम ऑक्सीकरण कराएंगे तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, जो हमारे पास द्वितीयक एल्कोहल है वो किस में चेंज हो जाता है, कीटोन में, जिसका नाम होता है एसीटोन। यहाँ भी जल निकला था, यहाँ भी आपको जल निकालना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्या होगा, जब इसका ऑक्सीकरण कराएंगे तो ये हमारा H2O यहाँ से निकल जाएगा, ये हमारा H2O यहाँ से बाहर हो जाएगा। दोनों में H2O बाहर होता है, तो जब हमारा H2O बाहर हो जाएगा तो इस कार्बन को जो है बॉन्ड बनाना है, क्योंकि 4 बॉन्ड चाहिए। क्योंकि जब हमारा H2O निकल जाएगा तो एक हमारे पास ये बॉन्ड, एक ये बॉन्ड, 2 ही बॉन्ड बचे। एक अकेला ऑक्सीजन इसके पास जाएगा, एक अकेला ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, आपको पता भी होगा। तो कार्बन के पास चारों बॉन्ड बन जाएंगे, नाम क्या हो जाएगा इसका, एसीटोन नाम हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो देख सकते हैं आप, कितना ही सुंदर क्वेश्चन है ये। क्या कह रहा है, 7 का पहला कह रहा है क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन अपनयक, या यहाँ पर लिखा हो सकता है अपचायक या अपनयक समूह होते हुए भी क्यों एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में आर्थो पैरा निर्देशक समूह के रूप में कार्य करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रिय विद्यार्थियों, तो ध्यान दीजिएगा। मैंने अभी क्या बताया, यहाँ पर अपनयक या अपचायक भी लिख सकता है, ठीक है। उत्तर डालना है, सबसे पहले हम लिखेंगे, इसके बाद हम उदाहरण के तरीके से समझेंगे, ठीक है। आपको सबसे पहले क्या लिखना है कि जब एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन रागी अभिक्रियाओं में क्लोरीन आर्थो तथा पैरा निर्देशक होते हैं। क्या लिखना है, जो हमारे एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन रागी अभिक्रिया होती हैं उसमें जो क्लोरीन है आर्थो एंड पैरा निर्देशक होते हैं। या तो आर्थो में वाला प्रोडक्ट बनाएगा या तो पैरा वाला, यानी दोनों ही बना लेता है, ठीक है। निर्देशक होते हैं, क्योंकि कारण क्या है, क्योंकि क्लोरीन परमाणु में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों की जोड़ी होती है। क्योंकि आपको पता है प्रिय विद्यार्थियों, जो हमारा क्लोरीन होता है उसके बाह्य कोश में बाहरी जो है 7 इलेक्ट्रॉन बचे होते हैं, कोश में कितने, 7, क्योंकि 17 होता है उसका परमाणु क्रमांक। जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे कोश के आधार पर, तो पहले कक्षा में 2 भरेंगे, दूसरे में 8 भरेंगे, टोटल कितने बचते हैं, 7 बचते हैं ना। तो हमारी बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। तो हमारा ये जो क्लोरोबेंजीन है,
क्लोरोबेंजीन में एरोमेटिक है ना, तो क्लोरोबेंजीन में क्या होगा, जब क्लोरीन जो है एक तो हमारा बॉन्ड बना लेगा बेंजीन के साथ, 6 इलेक्ट्रॉन हमारे फिर भी बचेंगे। हम यही जो इलेक्ट्रॉनों के बारे में आगे समझेंगे, क्योंकि जब 6 इलेक्ट्रॉन बचेंगे तो वही लिखा है यहाँ पर, क्योंकि क्लोरीन परमाणु में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों की जोड़ी होती है। 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन की जोड़ी कितनी बनी, दो दो की, यानी 3 जोड़ी बनेगी, 3 लॉन पेयर कह सकते हैं। अतिरिक्त जोड़ी होती है जिससे ये आर्थो एवं पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन के घनत्व को क्या कर देता, बढ़ा देता है। आर्थो और पैरा स्थितियों पर क्या कर देता है, इलेक्ट्रॉन के घनत्व डेंसिटी को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। ये जो लिखा है एग्जाम्पल के तरीके से बहुत ही आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, आपको रटना बिल्कुल ही नहीं है प्रिय विद्यार्थियों। इसके बाद हम और आगे देखते हैं। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, आर्थो तथा पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन के घनत्व में वृद्धि के कारण जब हमारा क्या होता है, अभी स्टूडेंट अभी मैंने पिछले अभी बताया कि जो आर्थो और पैरा स्थितियां होती है उन पर इलेक्ट्रॉन के घनत्व में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, बढ़ जाता है जब, तो वृद्धि के कारण प्रवेश करने वाला इलेक्ट्रॉन रागी आर्थो या पैरा स्थितियों में आकर जुड़ते हैं। वही लिखा है ना, अभी बिल्कुल ही आपको समझ में आ जाएगा। ये हमारे पास क्या है, क्लोरोबेंजीन है, एक एरोमेटिक कंपाउंड है जिसका नाम है स्टूडेंट, इसे आप हेलोएरीन बोल सकते हैं, जिसका क्या नाम है, क्लोरोबेंजीन। ये क्लोरोबेंजीन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारे पास क्लोरीन है उसके पास लॉन पेयर कितने हैं, एक लॉन पेयर ये है, एक लॉन पेयर यह है और एक लॉन पेयर यह है। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 और 6 इलेक्ट्रॉन है। बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। तो एक तो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में काम ले लिया इसने क्लोरीन ने, और 6 के 6 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। और ये क्या है, 6 के 6 जब इलेक्ट्रॉन इसके पास बचे हैं तो इसमें रेजोनेंस होने लगता है, अनुनाद होने लगता है। तो जब अनुनाद होगा तो यहाँ पर क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों, जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस कार्बन पर आए, किस कार्बन पर, आर्थो और पैरा पर ही जाएंगे। इस स्थिति को कहते हैं आर्थो, इसको आर्थो, इसको भी आर्थो बोलते हैं, इसे बोलते हैं इस जगह को मेटा, इसको बोलते हैं पैरा। ध्यान दीजिएगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, आर्थो पर आएंगे, आर्थो वाले इस कार्बन पर आएंगे। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ पर, तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ आए हैं तो यहाँ कमी हो गई है ना, तो चार्ज कैसा, इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया है क्लोरीन ने, तो चार्ज कैसा आ जाएगा, यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा। और दोनों के दोनों हमारे लॉन पेयर उसी प्रकार अपनी जगह पर रहेंगे। जब यहाँ से क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों, इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आएंगे तो पाई बॉन्ड टूटते हैं, ये जो बॉन्ड है ये क्या हो जाता है, टूट जाता है। और ये हमारे बॉन्ड ऐसे दोनों के दोनों बने रहते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ आएगा तो यह बॉन्ड हट जाएगा। ध्यान दीजिएगा, और ये बॉन्ड कैसा बन जाएगा, इसके पास क्लोरीन के पास ऐसा डबल बॉन्ड ऐसा बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा, फिर क्या होगा, जब यह इलेक्ट्रॉन यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, क्योंकि मेटा पर नहीं जाएगा, आर्थो और पैरा पर ही जाएंगे, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आएंगे, जब इस जगह पर आएंगे, तो ये बॉन्ड हट जाएगा और ये बॉन्ड हट जाएगा, क्योंकि यहाँ से अगर यहाँ आ गए हैं तो यह हट जाएगा और यहाँ बॉन्ड लग जाएगा। क्योंकि अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गए हैं तो यहाँ वाला बॉन्ड हट जाएगा, अगर ये यहाँ से यहाँ गए हैं तो यह बॉन्ड हट जाएगा और इस जगह लग जाएगा। तो ये हमारा बॉन्ड यहाँ पर था ना, यहाँ से जब यहाँ से यहाँ आएंगे इलेक्ट्रॉन तो यह हट जाएगा, और यहाँ से आए हैं ना तो यहाँ लग जाएगा बॉन्ड। ध्यान दीजिएगा, इसके बाद क्या करना है आपको, यह इलेक्ट्रॉन जब हमारे यहाँ जाएंगे, क्योंकि अब मेटा पर नहीं, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे तो ये आपको ये ऐसे ही बन गया है, ठीक है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं, ये कुछ नहीं है, ये गलत है। यहाँ पर क्या है कि हमारे पास लॉन पेयर उसी प्रकार है, ये प्लस चार्ज है, ये डबल बॉन्ड उसी प्रकार। यहाँ पर देख सकते जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गए हैं, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गए हैं तो क्या है, ये जो हमारा क्या स्टूडेंट, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड हट जाएगा। यहाँ से गए हैं ना इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड कहाँ लग जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा। तो ये बॉन्ड कैसा, एक बॉन्ड ये बन जाएगा, एक बॉन्ड यह बन, ये बॉन्ड नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आ जाएगा, फिर पुनः जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएंगे तो एक बॉन्ड ऐसे
ऐसे बन जाएगा, एक बॉन्ड ऐसे और एक बॉन्ड ऐसे। जब दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएंगे पुनः तो कैसा बन जाएगा, पुनः इस प्रकार नहीं बनेगा। कैसा बन जाएगा, एक बॉन्ड यहाँ लग जाएगा, एक बॉन्ड यहाँ और एक बॉन्ड यहाँ लग जाएगा और ये दोनों को दोनों लोन पेयर, एक लोन पेयर यहाँ पर जाएगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर जाएंगे तो पुनः क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। लेकिन ये हमारा जो स्ट्रक्चर है ऐसा नहीं बनेगा, ध्यान दीजिएगा। ये जो स्ट्रक्चर है ऐसा नहीं बनेगा। कैसा बनेगा, स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा, यहाँ बॉन्ड लगेंगे जब आप एक स्टेप आगे की तरफ जाएंगे। ठीक है, हम उदाहरण के तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं। ये हमारे पास है क्लोरोबेंजीन, ये हमारे पास है नाइट्रिक अम्ल जिसे कहते हैं HNO3। इसकी क्रिया आपको सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराना है। तो एक तो हमारा आर्थो पर जाएगा NO2 और एक पैरा पर जाएगा NO2, क्योंकि HNO3 दो भागों में टूटता है, OH- और NO2+। तो प्लस वाला जब यहाँ पर जाएगा, एक आर्थो पर एक पैरा पर, देख सकते हैं आर्थो स्थिति दोनों आर्थो और पैरा पर ही हमारे NO2 अटैक करते हैं और प्लस में हमारा पानी निकलता है। ये दोनों के दोनों हमारे कंपाउंड बन जाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ये हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, सुंदर क्वेश्चन था। इसके बाद हम मिलेंगे प्रिय विद्यार्थियों हम नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये हमारा पूरा वीडियो समझ में आ गया हो। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलते हैं, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।